मैं विनोद वर्मा PMIC बाराबंकी और मैं पुनः आपका पी कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज 11th क्लास के लिए चैप्टर पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट का ही हम एक नए टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोग के नियम टॉपिक पर बहस करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, यानी रासायनिक संयोग के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या है, सभी केमिकल्स का एक बिहेवियर होता है कि वो दूसरे केमिकल से जो है क्या है इंटरैक्ट करे या रिएक्शन करे या कुछ प्रोसेसेस चेंजिंग करे और इसके रिजल्टेंट में कुछ नया प्रोडक्ट बनाए या नया सब्सटेंस कोई बनाए जिसमें फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो सकते हो पहले से ओरिजिनल फॉर्म से पहले। तो ये इस बिहेवियर के कारण जो एक एस्टेब्लिशमेंट होना है लॉज का, जो केमिकल प्रोसेसेस में जो क्या है कि जो चेंज हुआ है उसमें, तो इसके लिए क्या है कि केमिकल कॉम्बिनेशंस इसमें है, ये लॉज को पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम चलते हैं, जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण। देखिए इसमें क्या है कि जो केमिकल्स होते हैं जब कंबाइन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट का टोटल मास और रिएक्शन से पहले या केमिकल चेंज से पहले जो रिएक्टेंट का जो मास टोटल होता है वो जो है सेम होता है, यानी घटता बढ़ता नहीं है, यानी मास कंजर्व रहता है। इसी को जो है कहा जाता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इस तरह करके इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the mass of substance can neither be created nor destroyed. Some physical or chemical properties may change, but no mass generate or destroyed. यानी प्रोसेस जब होता है, दो कंबाइन करते हैं केमिकल्स, तो उसमें मास जो है कंजर्व रहता है, यानी रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का टोटल मास, यानी इसमें जो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, जो रिएक्ट करते हैं, और ये जो है बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। ये आफ्टर रिएक्शन है और ये बिफोर रिएक्शन। ये इस तरह से, यानी दो सब्सटेंस हैं, सपोज करिए, देखिए इस तरह से है। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सपोज करिए पोटेशियम आयोडाइड से कराएं, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AgI और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये इस तरह से, इधर के ये क्या है रिएक्टेंट और रिएक्शन करने के बाद ये क्या है प्रोडक्ट है। तो बिफोर रिएक्शन इसका मतलब है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जो टोटल मास है, और रिएक्शन के बाद
सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का जो मास है टोटल, वो जो है क्या सेम है। जितना इन सब का टोटल मास होगा उतना ही इन सब का टोटल मास होगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये चीजें अब हम दूसरे लास्ट को चलते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी जिसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है, वो चाहे जिस मेथड से प्रिपेयर किया गया हो, बनाया गया हो, चाहे जिस प्रोसेस से, या डिफरेंट चाहे कितने प्रोसेस से बनाए, लेकिन जो उसके एलिमेंट में जो रेशियो होता है वो सेम होता है। इसका मतलब है इसमें क्या है कि अ कंपाउंड which obtained from any type of methods, any way of method, but ratio between its elements remains same, constant. फिर no matter whatever method is to be used to prepare that compound. तो इसमें ये चीज है कि किसी यौगिक में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें सदैव जो है क्या है कि डिफरेंट या कांस्टेंट रेशियो रहता है, प्रोपोर्शन रहता है, जिसमें वो कंबाइन करते हैं। तो प्रोपोर्शन या अमाउंट डेफिनेट होता है, फिर वो चाहे जिस मेथड से बनाए गए हो। इसके एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, देखिए कि अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन, लाइम स्टोन को मैंने हीट किया और हीट करने से क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। हम CO2 का थोड़ा सा कंसाया, एक ये मेथड हो गया CO2 प्रिपरेशन का। दूसरा मेथड है, अगर हम कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को हीट करें और इससे देखें तो देखिए तो ये सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2, इस तरह से। फिर अब देखिए ये CO2। तीसरा मेथड अगर हम लें कि कार्बन का कंबशन कराएं एयर में, कंबशन कराएं यानी दहन हो तो CO2 बने, क्या हो सकता है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट देखिए यहाँ मेथड हमने लिए। एक ये था कि लाइम स्टोन को हीट किया, दूसरा था बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को हीट किया तो हमने CO2 बनाया, और एक कार्बन कोयले को सीधे एयर में हमने कंबशन कराया, तो ये ऑक्सीडेशन है, कंबशन करेंगे, इसमें CO2 बना। अब इसमें जो CO2 देखते हैं ये देखिए, इसमें क्या है, अगर इसको हम 12 ले लें और 16 to 32 ये देखिए तो ये रेशियो बन गया है। अब चाहे ये लें, चाहे यहाँ से लें, चाहे है तो CO2, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट में जो रेशियो बनता है बनता है। यानी अगर हम 4 से डिवाइड कर लें तो ये जो है क्या है कि एक रेशियो
तो सभी में ऐसा रहेगा। नो मैटर CO2 is prepared the method or chemical process, but ratio between carbon and oxygen remains same in as compound CO2। तो ये इस तरह से करते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी गुणित अनुपात का। ये थर्ड लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशंस का। अब देखिए इसमें क्या है, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इसमें क्या है, कोई एलिमेंट जो डिफरेंट अमाउंट में जो है क्या है, दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट अमाउंट से कंबाइन कर रहा है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनाएगा। तो जो डिफरेंट अमाउंट में एलिमेंट कंबाइन किया था, उसमें जो रेशियो होगा उसमें हमेशा होल नंबर का रेशियो होता है इन मल्टीपल प्रोपोर्शन। कैसे, इस चीज को समझिए। यदि जैसे सपोज करो ये कार्बन एक एलिमेंट है, सपोज करिए 12 ग्राम इसकी अमाउंट, पार्टिसिपेट करने जा रही है दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन से। और इससे जब कंबाइन करती है तो ये CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। तो जाहिर बात है, सपोज करिए ये 16 ग्राम एक अनदर एलिमेंट से कंबाइन। अब सपोज कीजिए कि यही कार्बन विद 12 ग्राम कंबाइन अनदर एलिमेंट्स with 32 gram to give another compound CO। इसमें देखिए क्या है, 12 ग्राम कार्बन यानी 12 ग्राम कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के 16 ग्राम अमाउंट से कंबाइन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और वही 12 ग्राम कार्बन अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो CO2 बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अनदर कंपाउंड बनाता है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये दो डिफरेंट कंपाउंड हैं। तो अगर हम इसमें अगर रेशियो देखें तो और यहां से अगर रेशियो देखें तो 12 और 32। अब अगर हम ऑक्सीजन में अगर हम देखें रेशियो तो ये मिलेगा, या हम कह सकते हैं 1:2। ये क्या है, ये होल नंबर है, इंटीग्रल वैल्यू है, और ये जो है क्या है 2 टाइम्स है, मल्टीपल है। तो कहने का मतलब है इस लॉ के हिसाब से जब कोई एलिमेंट डिफरेंट अमाउंट में अनदर एलिमेंट्स के डिफरेंट अमाउंट से कंबाइन करता है, तो यदि डिफरेंट प्रोडक्ट या कंपाउंड बनाते हैं तो इसमें उस एलिमेंट का
जो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, जो रेशियो होता है वो जो है क्या है, एक होल नंबर में होता है या डिफरेंट प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि इसके मल्टीपल में होता है, ये इस तरह का। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने जो है क्या है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अच्छे से एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास किया। अब एक चीज फोर्थ लॉ में, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब देखिए इसमें है, इसमें थोड़ा जो है क्या है कि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जब कोई दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट अपने निश्चित डेफिनेट अमाउंट के साथ किसी तीसरे एलिमेंट के डेफिनेट अमाउंट से पार्टिसिपेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो यदि वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन प्रोडक्ट में उस एलिमेंट का जो रेशियो होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट में पार्टिसिपेट किए थे, वही रेशियो होता है जिस रेशियो में वे डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन किए थे किससे, तीसरे एलिमेंट से। इस तरह का तो कहने का मतलब है, जैसे सपोज करिए, इसमें एक एग्जांपल बढ़िया सा लेते हैं। जैसे सपोज करिए ये हाइड्रोजन और इसका अमाउंट जो है क्या है, मैंने 2 ग्राम ले लिया, और इधर जो है क्या है, एक मैंने सल्फर ले लिया, ये 32 ग्राम ले लिया, और इधर जो है क्या है, ऑक्सीजन ले लिया और इसको 60 ले लिया। देखिए सल्फर और ऑक्सीजन दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, और ये जो है क्या है, किसी तीसरे एलिमेंट की डिफरेंट अमाउंट से कंबाइन करते हैं। अब अगर सपोज करिए कि ये दोनों कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन और सल्फर कंबाइन करते हैं, तो एक कंपाउंड बनेगा H2S। और अगर ये दोनों कंबाइन करते हैं तो इसका जो कंपाउंड बनेगा H2O। तो अब देखिए ये जो दो डिफरेंट कंपाउंड बने हैं, इनमें वही रेशियो होगा जिस रेशियो में ये कंबाइन किए, ऐसा कर सकते। या सल्फर और ऑक्सीजन में वही रेशियो होगा जिस रेशियो में जो है क्या है कि ये इनसे और ये इनसे कम, इसमें वही रेशियो होगा जिस रेशियो में सल्फर ने इसके साथ कंबाइन किया, और इसमें ऑक्सीजन का वही रेशियो होगा, अमाउंट होगा जिस अमाउंट में ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से कंबाइन किया। तो करने मतलब है उलट करके आता है। तो यहां पर अगर हम देखिए, इसका मतलब क्या है कि व्हेन टू एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स with different amount combine to another third element of different amount to form different compound, then the ratio between different elements will be
सेम द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन विच दे कंबाइन टू अ थर्ड एलिमेंट्स। ये इस तरह करने का मतलब। अब अगर हम इसमें रेशियो देखें तो इसमें H2S में 2:32, यानी इसमें जो सल्फर का जो रेशियो मिलता है तो क्या है 32, और H2O में 2:32। इसमें जो रेशियो मिलता है ऑक्सीजन का क्या है 60, 60। अब अगर यहाँ पर अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन में रेशियो देखें तो क्या निकलेगा 32:16 का, यानी 2:1। तो ये चीज देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ इनमें वही रेशियो निकलेगा जिस अमाउंट में, जिस रेशियो में थर्ड एलिमेंट, ये देखिए 2 एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट, 2 एलिमेंट, ये 32 से किया था, ये 16 से किया था, इन दोनों में रेशियो क्या है 2:1 का। तो इसमें भी वही जो है 2:1 का भी रेशियो होगा करने का मतलब। तो इस हिसाब से जो है क्या है कि हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझा सकते हैं।